बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कुछ अहम डेवलपमेंट्स, कुछ अहम खबरें आपके साथ आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाकिस्तान का अगला बड़ा फौजी मंसूबा क्या हो सकता है मुमकिन तौर पर। यकीनी तौर पर जो इस वक्त मौजूदा जंगें हैं उसको देखते हुए तो ये लगता है कि नए नए जदीद तरीन फौजी लड़ाका तैयारे होंगे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि एक नज़र ना आने वाला नेटवर्क है जो कि पाकिस्तान की सबसे अहम ज़रूरत हो सकता है आने वाली जंगों में। इसको लेके एक अहम इदारिया, एक अहम ब्लॉग सामने आया, उसकी तफसीलात और उनकी जजमेंट्स क्या है आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि दो इस्लामी ममालिक के अहम कमांडर्स पाकिस्तान के दौरे पर आए। लीबिया और सऊदी अरब क्या मुलाकातें हुई, किन शख्सियात से मुलाकातें हुई और क्या पेशरफ्त हुई इन मुलाकातों में, ये आपको बताएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इजराइल और ईरान की जंग के बाद पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं 26 जुलाई को। इस दौरे के मौके पर क्या फैसले हो सकते हैं, किन उमूर पर गुफ्तगू होगी, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि J-35C पाकिस्तान के मिलने की तो बातें हो रही हैं, लेकिन चाइना की तरफ से उसे अपने बहरी बेड़े में बाकायदा तौर पे शामिल कर लिया गया। ये खबर हम आपको दे चुके हैं। और J-35 को लेके ही एक अहम प्रेडिक्शन की है भारतीय सहाफ़ी ने। दीपक शर्मा की तरफ से क्या फोकास्ट की गई है, क्या पेशगोई कर रहे हैं कि अगर वो पाकिस्तान के फ़िज़ाया का हिस्सा बन जाता है, पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बन जाता है बाकायदा, तो पाकिस्तान की रैंकिंग बहुत बेहतर हो सकती है। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बेहतरीन एयरफोर्स बनने जा रही है। दीपक शर्मा की ज़ुबानी ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर आपको बताएंगे कि भारत का जंगी जुनून जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा, आए रोज़ अपने मुल्क में वो जंगों की तैयारी करते रहते हैं और खौफ की फिजा बनाए रखते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उनकी नौसिखिए पायलट जो हैं अपने ही लड़ाका तैयारे गिरा देते हैं। जानी और माली नुकसान दोनों का सामना भारत को करना पड़ता है। तो 23 से 25 तक नई मशकें कहाँ होने जा रही हैं, ये तफसीलात आपको शेयर करेंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि 13,700 फुट की बुलंदी पर लद्दाख के इलाके में नया एयर बेस बनने जा रहा है। और चाइना और पाकिस्तान का जो खौफ है वो भारत को इतना सताए रखता है कि अपने ही फौजियों की ज़िंदगियों को वो परेशानी में और टेंशन में और रिस्क में डालते हैं। -40 वहाँ पे टेम्परेचर जाता है। तो ऐसे मकाम पे एयरबेस बनाने का मकसद क्या है, कब ये पाया तकमील तक पहुँचेगा, इस एयरबेस की तफसीलात भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक एक करके ये तमाम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले जो भारतीय सहाफ़ी हैं दीपक शर्मा, उनके हवाले से उनकी क्या फोकास्ट है, क्या प्रेडिक्शन है, उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। ध्यान दीजिए जरा, पाकिस्तान तब अमेरिका, चाइना, रशिया और ब्रिटेन, इन 4 देश के बाद 5वीं सबसे बड़ी आसमानी ताकत होगी दुनिया में। 5th मोस्ट पावरफुल आसमानी ताकत एयरफोर्स होगी पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा जो स्टेल्थ यानी रडार में पकड़ा नहीं जाता। और ये हमें बात स्वीकार करनी पड़ेगी, ये राफेल पर 20 पड़ेगा, हमारे राफेल पर, अपने फ्रांस उस पर 20 पड़ेगा। ये भी सच्चाई है। विमानों की खेप भी क्यों दी जा रही, 50% डिस्काउंट पर, ऑलमोस्ट अ गिफ्ट क्यों दिया जा रहा है? PL-17 मिसाइल देने की क्या जरूरत थी जब आप उसको PL-15 पहले से ही दे चुके हैं? सबसे आधुनिक मिसाइल, बॉम्ब, फाइटर जेट्स, सैटेलाइट डाटा, ये सब क्यों पाकिस्तान को दे रहा है? क्या भारत को सबक सिखाना चाहता है चीन? क्या भारत को दबाना चाहता है? ये मकसद है, या फिर मकसद कुछ और है, कुछ और एक चीन का? क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं और हमारे पास ये 2 महीने ही है सिर्फ, हमें तैयारी करनी होगी। जी जनाब, तो 2 महीने भारत के पास, 2 महीने से पहले कोई मिस एडवेंचर हो चुका है, इस खदशे से हम आपको आगाह कर चुके हैं। लेकिन दुनिया की बेहतरीन 5वीं एयरफोर्स बनने जा रही है, ये खुद उनके अपने एनालिस्ट कह रहे हैं, उनके अपने सहाफ़ियों के खदशात हैं। और फिर 50% डिस्काउंट की बातें हो रही हैं, PL-17 की बातें हो रही हैं, और भी बहुत से खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जी ये ना नज़र आने वाला तैयारा J-35 अगर पाकिस्तान के एयर फ़िज़ाया का हिस्सा बन जाता है, एयरफोर्स का हिस्सा बन जाता है, तो फिर यकीनी तौर पे खतरात और खदशात मजीद बढ़ जाएंगे। और राफेल उसके सामने कहाँ टिक पाएगा जब वो J-10C के सामने कुछ अपनी कारकर्दगी नहीं दिखा पाए। लेकिन ये सारे खदशात के पीछे एक बुनियादी वजह यह भी है कि नरेंद्र मोदी के पास भी वक्त कम रह चुका है। अपने कुछ दिन में आने वाले जन्मदिन के मौके पर जब वो 75 साल के होने वाले हैं, खुद उनकी अपनी पार्टी के अंदर से उनके खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि शर्मिंदगी इस कदर ज़्यादा है कि उसको छुपाने के लिए कोई जवाब मिल नहीं रहा। वो मुख्तलिफ रियासतें जहाँ पे होने वाले इंतखाबात में कामयाबी के लिए ये सारा जाल बुना था, चाहे वो पहलगाम का वाक़या हो, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करने का बहाना हो, जितने भी गेम प्लान्स थे सारे नरेंद्र मोदी के गले पड़ गए हैं। और अब उनके पार्टी के अंदर से, RSS के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। वो RSS जिसके बैसाखियों के ज़रिए वो वज़ारत उज़्मा के सीट पर बैठे हैं, आज वो RSS नरेंद्र मोदी को रिटायर होने का मशवरा दे रही है। अमित शाह की तरफ से अपने रिटायरमेंट का प्लान दे दिया गया है। तो ये सारी वो इंडिकेशंस हैं कि भाई नरेंद्र मोदी का वक्त जा चुका है और अब काउंटडाउन
लॉकडाउन शुरू है, सिर्फ दिनों की बात है। किस तरह से उनके जाने को अमली जामा पहनाया जाता है ये डिसाइड करना भारतीय अवाम का काम है। लेकिन इंडियन सहाफ़ियों की तरफ से, दीपक शर्मा की तरफ से जिन ख्यालात का इजहार किया गया है वो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। अच्छा, जंगी मशकें होने जा रही हैं जनाब। इससे पिछला जो जंगी मशकों का इनेकाद था उसमें एक जैगुआर तैयारा गिरा था। मार्च से अब तक 3 जैगुआर गिर चुके हैं। दीगर तैयारे अपनी जगह हैं। पायलट्स भी जान से जाते हैं, तैयारे भी जाते हैं, तो दोहरा नुकसान है, इसका सामना है। लेकिन बहरहाल शौक पूरा कर लीजिए। भारतीय फिजाया इंडियन एयरफोर्स जो है 23 से 25 जुलाई के दौरान भारतीय पाकिस्तान सरहद के साथ राजस्थान में एक बड़ी फौजी मशक करने जा रही है। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये मशक बारमर और जोधपुर समेत अहम इलाकों में की जा रही है। ये मशक भारतीय फिजाया की मामूल की ऑपरेशनल तैयारियों का हिस्सा है, लेकिन मगरबी सरहद पर बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में इसकी अहमियत जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। एक सरकारी एहलकार ने बताया कि यह मशक बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब राजस्थान में होने वाली है और यह फिजाया की मामूल की ऑपरेशनल तैयारियों की मशक है। इसमें भारतीय फिजाया के 2 या 3 कमांडर्स भी हिस्सा लेंगे, जबकि इस तरह की मशकों के दौरान नोटम जारी करते हैं ताकि फिजाई हदूद में कोई सिविलियन तैयारा दाखिल ना हो सके। तो फिजाया को महदूद कर दिया गया है और कोई भी जो सिविल तैयारा है वो इस दौरान वहां पे परवाज नहीं करेगा ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। अब आते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख के इलाके में नाज़रीन एक बुलंद तरीन एयर बेस बनने जा रही है। चाइना और पाकिस्तान का खौफ नरेंद्र मोदी को, उनकी एयरफोर्स को खाया जा रहा है और ये जो नया मंसूबा है इसकी तफसीलात जान लीजिए। 13,700 फुट बुलंदी पर नया एयरबेस न्यूमा तामीर करना शुरू कर दिया गया है, जो चीन और पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है। ये उनकी राय है, उनका दावा है। ये एयरबेस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC से सिर्फ 30 किलोमीटर और अहम सरहदी इलाके से सिर्फ 23 किलोमीटर दूर है। न्यूमा एयरबेस पर राफेल, Su-30 MKI और तेजाज जैसे जंगी तैयारे तैनात किए जाएंगे। अच्छा, इसकी मजीद तफसीलात आपके साथ शेयर कर देते हैं। इसका 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे है। बोर्ड्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO तामीर इसको कर रहा है, जबकि अक्टूबर 2025 तक इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस एयरबेस को पाए तकमील तक पहुंचा लिया जाएगा। यह एयरबेस सिर्फ एक पट्टी नहीं बल्कि मुकम्मल फौजी अड्डा होगा, जिसमें रडार स्टेशन, अमले के लिए रिहाइश और बम प्रूफ हैंगर्स, गोला बारूद के बंकर्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और इसके अलावा दीगर दिफाई सहूलियात भी इसमें शामिल होंगी। जबकि नीचे सर्दियों में दर्जा हरारत जो है इसका -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी जाता है, इसलिए खास किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बनाया जा रहा है। भारतीय फिजाया ने इन हालात के लिए तैयारों के इंजन भी तब्दील किए हैं और यह मंसूबा खातून कर्नल पूनिंग डोमिंग की क़यादत में मुकम्मल हो रहा है। मुकम्मल होने पर न्यूमा एयरबेस भारत के हिमालयाई दिफाई निज़ाम का अहम मरकज़ बन जाएगा। तो इस पर तेज़ी से काम जारी है। इसके लिए कोशिश की जा रही है कि अक्टूबर में इसे मुकम्मल कर लिया जाए, क्योंकि दोहरा ख़तरा भी है, दोहरा डर भी है, दोहरा खौफ भी है। एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान। जब आप महाज खोल लेते हैं अपने दाएं बाएं अपने पड़ोसियों से, अपने लोगों को आसान ज़िंदगियाँ बनाने के लिए या उनकी ज़िंदगियों का मयार बेहतर करने के बजाय जब आप जंगी साजो सामान ख़रीदने की हवस में मुब्तला हों, तो फिर इस तरह के मामला जो हैं वो कोई हैरान कुन ख़बर हमारे लिए नहीं है। लेकिन बहरहाल ये एक खबर है और इसके ऊपर तेजी से काम जारी है। अब आते हैं नाज़रीन अगली डेवलपमेंट्स की तरफ, जिसका हमने सबसे पहले जिक्र किया था कि अगले आने वाले जो फौजी मार्के हैं उसके अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या हो सकती है, और वो है एक ना नज़र आने वाला नेटवर्क। ये नेटवर्क है क्या, ये भी जान लीजिए। अब जंग में कामयाबी से तैयारी की रफ्तार बुलंदी या चालाकी पर मुनहसर नहीं रही। आज ही जंग में असल ताकत और इस फौज के पास होती है जो पहले देखे, पहले समझे और पहले फौरी तौर पे फैसला करके कार्रवाई का आगाज कर दे। तो यह है बुनियादी तौर पे ना नजर आने वाला वो नेटवर्क जिसके जरिए आप अपनी जीत को या शिकस्त को यकीनी बना सकते हैं। लेकिन यहां एक बड़ा मसला क्या है, जंग के दौरान फौज को एक तरफ तो मुसलसल राब्ते में रहना होता है, मालूमात शेयर करनी होती हैं, और दूसरी तरफ दुश्मन से छुपे रहना भी जरूरी होता है ताकि अचानक हमला किया जा सके। तो ये दोनों स्ट्रेटेजीज जो हैं बैक वक्त इसका इस्तेमाल करना होता है और यही एक बड़ा चैलेंज होता है। यानी कि एक तरफ तो आपको ऊंची आवाज में काम करना होता है, यानी बहुत सा डाटा सेंसर से लेकर कई सिस्टम्स के साथ शेयर करना होता है ताकि जंग का मुकम्मल नक्शा बनाया जा सके, और साथ ही साथ दूसरी तरफ आपको इतना खामोश अंदाज में काम करना होता है कि दुश्मन आपको ना पढ़े और ना देख सके। तो अगर कोई तैयारा या निज़ाम नामुकम्मल तौर पर खामोश हो और नामुकम्मल तौर पर तेज़, तो वो दोनों कामों में नाकाम हो जाता है, जिसका हमने देखा है कि भारत का जो निज़ाम था वो इसका सामना कर रहा था और इसी वजह से उन्हें नाकामी का सामना भी करना पड़ा, जिसका वो जवाब देने के लिए तैयार नहीं। उनको खुद भी बुनियादी तौर पर समझ नहीं आई, वो सारा क्रेडिट दे रहे हैं कि चाइना का कमाल था, चाइना का कमाल था। चाइना और पाकिस्तान दोनों का कमाल था, जिसको आप समझने में नाकाम रहे हैं। अच्छा, थोड़ी सी और भी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देते हैं। इस वक्त मौजूदा तौर पर नाज़रीन जो पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाला
लिंक 17 है वो इसके लिए नाकाफी है। भारत को तो हमने तसल्ली करवा दी, लेकिन अभी भी आइंदा आने वाली फ्यूचर वॉर्स के लिए इसको कितना जदीद बनाना होगा वो जान लीजिए। पाकिस्तान का जो सॉफ्टवेयर पर मबनी निज़ाम है, इस मसले का हल एक खास टेक्नोलॉजी में है जिसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो यानी कि SDR कहते हैं। ये ऐसा रेडियो है जिसकी तमाम काम सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होते हैं, ना कि सिर्फ हार्डवेयर से। इसी रेडियो पर आप ऊंची आवाज वाला मोड भी चला सकते हैं और अगले ही लम्हे खामोश मोड भी। सिर्फ सॉफ्टवेयर की तब्दीली से ऐसा मुमकिन होता है। पाकिस्तान में SDR बनाने का तजुर्बा पहले से मौजूद है और इसके लिए जो इदारे हैं जिस तरह के NRTC, NUST, NESCOM और NESTEP पहले ही इस पर काम कर रहे हैं। और यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि एक कौमी सलामती का मसला है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि वो जदीद जंगों में कामयाब हो तो इसे ना सिर्फ जदीद तैयारे और हथियार बनाने होंगे बल्कि इन सबको आपस में जोड़ने वाला नेटवर्क भी खुद ही बनाना होगा और इसके ऊपर तेजी से काम जारी है। वरना पाकिस्तान को हमेशा दूसरे ममालिक पर इन्हिसार करना होगा, जैसे कि J-35 या KJ-500 जैसी चीनी सिस्टम जो हैं। तो एक खुद मुख्तार दो तरीकों वाला डाटा लिंक सिस्टम बनाना सिर्फ टेक्निकल काम नहीं है बल्कि पाकिस्तान की दिफाई मुस्तकबिल के लिए, हिकमत अमली के लिए इसे ज़रूरी करार दिया जा रहा है। बुनियादी तौर पर ये जो वेबसाइट है कुबा, इनकी तरफ से एक तज्जिया, मुफस्सिल तज्जिया जिसमें ये सारी स्ट्रेटजी, एक पॉडकास्ट भी इन्होंने किया। आप इनकी वेबसाइट पे जाके उसका लिंक देख सकते हैं और इसकी मजीद तफसीलात आप वहां से मालूम कर सकते हैं। अब आते हैं नाज़रीन अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान में अहम कमांडर्स के अहम दौरे, जिसमें पहला जो दौरा है सऊदी नेवल चीफ का है, एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान, जिनको निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से पाकिस्तान की तरफ से सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की तरफ से नवाजा गया है और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। ऐवान सदर इस्लामाबाद में उनकी ये जो पुरवकार तकरीब थी इसका इनेकाद किया गया, जिसमें सदर मुमलिकत ने चीफ ऑफ रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस स्टाफ वाइस एडमिरल मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। और तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी थे, पाक बहरिया के जो सरबराह हैं एडमिरल नवीद अशरफ और सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ बिन मालकी, वो भी इस तकरीब का हिस्सा थे। तो अहम दौरा था, दोनों ममालिक के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुक है, जो शराकतदारी है, उसमें मजीद फरोग देने के अज़्म का इजहार किया गया है। अगला जो दौरा था वो भी सुन लीजिए। लीबिया के चीफ ऑफ स्टाफ का अहम तरीन दौरा है पाकिस्तान, जिसमें सद्दाम हफ्तर ने पाकिस्तान का अहम दौरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आला हुकाम से उनकी मुलाकातें हुई हैं। दोनों ममालिक ने दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने पर इत्तेफाक किया है। लीबिया और पाकिस्तान के एयरफोर्स हुकाम ने फौजी ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत भी किए हैं। तो लीबिया अगला वो मुल्क बन चुका है जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स से सीखना चाहता है। दिफाई ताउन को मजीद फरोग दिया जा रहा है। एक लंबी फहरिस्त है नाज़रीन, जो कि पाक भारत मार्के के बाद पाकिस्तान के भारत को इस जंग में शिकस्त देने के बाद अब एक लंबी फहरिस्त है जिसमें मुसलसल आए रोज़ इजाफा हो रहा है। ममालिक, मुख्तलिफ ममालिक, उनके मंदूबीन, उनके सरबराहान पाकिस्तान से, पाकिस्तान की एयरफोर्स से, उनकी सलाहियतों से सीखना चाहते हैं और पाकिस्तान हमेशा खुले दिल से इसका जवाब भी देता है और ताउन में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अब आते हैं नाज़रीन उस मुलाकात की तरफ जो कि 26 जुलाई को होने जा रही है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान 26 जुलाई को पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। बहुत अहमियत का हामिल है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हालिया इजराइल के साथ होने वाली जंग के बाद उनका दौरा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान तशक्कुर के नारे उनकी पार्लियामेंट में लगाए गए। उनके सदर की तरफ से हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी जब गए तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जिस अंदाज में ईरान का साथ दिया मुश्किल घड़ी में, हम इस एहसान को कभी नहीं भूलेंगे। तो अब पाकिस्तान की दावत पर वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। हम वेलकम करते हैं अपने ब्रदर इस्लामी मुल्क के सदर को। क्या आइंदा आने वाली हिकमत अमली होगी? हम आपको ये भी बता चुके हैं कि जो चाबहार पोर्ट है उसके ऊपर इंडियन तमाम जितने भी वर्कर्स थे, इंजीनियर्स थे, जो स्टाफ था, उनको बेदखल किया जा रहा है। इसी तरह से अफगानियों को लाखों की तादाद में बेदखल किया गया है, क्योंकि बड़ी तादाद में ना सिर्फ अफगान बल्कि इंडियंस भी स्पाइंग करते हुए, जासूसी करते हुए मोसाद के लिए रंगे हाथों पकड़े गए थे। ड्रोन्स बनाने की जो फैक्ट्रियां थी वो पकड़ी गई थी। और अब ये जो नया ब्लॉक बनने जा रहा है जिसके अंदर रेल सर्विस का मंसूबा है, पाकिस्तान से ईरान, ईरान से फिर टर्की जाएगी, इसी तरह से पाकिस्तान से ईरान और फिर आगे सेंट्रल एशियन जो ममालिक हैं उन तक जाएगी, पाकिस्तान से रशिया तक भी जा रही है, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान का रेल मंसूबा है। ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत अहमियत के हामिल हैं। जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है
सीपैक का मंसूबा है। अब लगता यह है कि ईरान बाकायदा तौर पे इस ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है, जिसमें रशिया है, जिसमें पाकिस्तान है, जिसमें चाइना है, जिसमें टर्की है, और यकीनी तौर पे ना सिर्फ इस खित्ते की फलाह बहबूद के लिए एक बहुत ही बड़ी पेशरफ्त और संग मील साबित हो सकता है ये जो नया ब्लॉक है, बल्कि जो भारत है उसके लिए बहुत से मसाइल और परेशानियां आने वाले दिनों में हमें लगता है कि इस इत्तेहाद के बाद बनती नजर आ रही है। बहरहाल जो भी पेशरफ्त होगी उससे आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।